Hello students, welcome to e-learning point. Students, I am here to teach you economics. My name is Naina Jain. Before starting with economics, we must share something about e-learning point. Students, e-learning point is a digital platform for online education. As you know, these days online education is very much in talk and very much in interest by the students also. Students, our motto is to make you learn today so that you can earn tomorrow. Okay, learn today, earn tomorrow. This is our motive. Okay, we want to clear your all the concepts so that you can visualize the concepts yourselves, so that you don't need to memorize anything. We will make the concepts that much clear that you can remember them in, you can say, in your dreams also. You can understand what we have told you about anything. Okay, तो हमें बात करने की, सपनों में भी आपको हम नज़र आएंगे, हम ही दिखाई देंगे, हम ही इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, हम ही बिजनेस भी पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते रहेंगे. आपका कोई भी कंसेप्ट होगा क्लियर करना, उससे हमारा काम है ना. तो ई लर्निंग पॉइंट के बारे में बात हो गई. अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज़ इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स है क्या. किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे. स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है. आप लोग आधे से ज़्यादा बच्चे डरे हुए होंगे कि पता नहीं क्या पढ़ाया जाएगा. बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है, सिर्फ समझना ज़रूरी है ना. इकोनॉमी के बारे में जानना ज़रूरी है. ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है, ये वर्ड कहाँ से अराइज़ हुआ? बेसिकली इकोनॉमी वर्ड से ही हमारे पास इकोनॉमिक्स अराइज़ हुआ है. तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमी क्या होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ कंसेप्ट्स पढ़े होंगे इकोनॉमी के बारे में या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो शायद अब हम आपको क्लियर करेंगे तो बेटर आपको समझ में आ पाएंगी वो चीज़ें. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमी के बारे में बात करती हूँ तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? क्या है इकोनॉमी? बेसिकली इकोनॉमी में आपकी वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिनके थ्रू आप एक लाइवलीहुड अर्न कर सको, जिनके थ्रू आप अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सको. ओके, सो बाय इकोनॉमी वी मीन एनी सिस्टम फ्रॉम विच अ पर्सन कैन अर्न और अर्न अ लाइवलीहुड, है ना. फ्रॉम एनी सिस्टम फ्रॉम विच अ पर्सन कैन अर्न अ लाइवलीहुड. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमी में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी इकोनॉमी में. कोई एक चीज़ नहीं होती जिससे लाइवलीहुड अर्न हो सके. तो बेसिकली इकोनॉमी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. सारी एक्टिविटीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है ना. धीरे धीरे इकोनॉमी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आती जाएंगी क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं. ठीक है, इकोनॉमी के अलावा अगर मैं आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक्स, सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में यही अराइज हुआ होगा, यार ये क्या सब्जेक्ट आ गया इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले उसी समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है. इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज़ समवॉट लाइक अ साइंस. ठीक है, साइंस की तरह होती है, लेकिन इस साइंस में मुझे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं पढ़ना. इस साइंस में मुझे बिहेवियर पढ़ना है. किसका बिहेवियर पढ़ना है? ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर पढ़ना है. ओके, ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर क्यों पढ़ना होता है? एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबकी कुछ ना कुछ वांट्स होती हैं, और वो वांट्स अनलिमिटेड हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, है ना. उन वांट्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो रिसोर्सेज हमारी नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. लेकिन सबसे बड़े दो ड्रॉबैक क्या हैं कि एक तो वो रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उनके. कहने का मतलब क्या है? अब आप कहोगे स्कैर्स का क्या मतलब है? स्कैरसिटी जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसोर्सेज कम हैं, और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है? ऑल्टरनेटिव यूजेस की. ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ को मैं काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती हूँ. सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो घर में आपके अगर दूध है ना, तो आप एक चीज़ देखो, अब वो मम्मी कंफ्यूज जाएगी तुम्हारी कि दूध से चाय बना के दूँ, दूध से क्या क्या करूँ, दूध से दही बनाऊँ, पनीर बनाऊँ, क्या क्या करूँ. तो क्या था? रिसोर्स एक ही था, मिल्क.
बट ऑल्टरनेटिव यूजेस थे, तो तुम्हारी मदर को चॉइस देखनी पड़ेगी ना, चॉइस करनी पड़ेगी उसमें कि कौन सी चीज़ बेटर है और किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके हिसाब से वो उस लिमिटेड मिल्क को यूज़ करके सारी नीड्स और यू कैन से सारी आप लोगों की वांट्स पूरी करेंगे, है ना। तो जो घर की वो बेसिक चॉइस थी या बेसिक डिसीजंस थे, वही जब हम बहुत लार्ज स्केल पे अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए लेते हैं तो वही हम इकोनॉमिक्स में काउंट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा सब्जेक्ट है, देखो घर की चीज़ से हमने इकोनॉमिक्स बना दी है ना, तो डरने की कोई वो नहीं होती, कोई हार्डकोर सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बस ये देखना है कि लिमिटेड रिसोर्स में सब कस्टमर्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, वो सेटिस्फाई हो जाएं, इस तरीके से चॉइस करनी है। सो दिस इज़ आवर इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात हो गई, इकोनॉमिक्स के बारे में हमने समझा भी कि क्या होती है इकोनॉमिक्स। तो अब स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर्स से। हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमी के बारे में है ना, और इंडियन इकोनॉमी की हमारी बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश की क्लास भी कर लेंगे, है ना, नए नए वर्ड्स आएंगे तो उनके मीनिंग भी क्लियर करने में क्या बुरा है। अब आप कहोगे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले का जो हमारा टाइम था, और यू कैन से इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ये हमें पढ़ना है। आज जो आप अपनी इकोनॉमी देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को, वो ऐसा नहीं है कि हमने अभी बना दी, नहीं ना। स्टार्टिंग उसकी हमारे बहुत पास्ट में बहुत पहले से हो गई थी। वही चीज़ें धीरे 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 रिजॉल्व होते होते आज हम इस स्टेट में खड़े हैं जिस स्टेट में हमारी इकोनॉमी है, ठीक है। तो क्या चीज़ें थी बेसिकली उस बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा लो हुई वो हुई ब्रिटिश रूल में, ठीक है। ब्रिटिश राज के टाइम में, जिसे आप कॉलोनियल रूल के नाम से भी जानते होंगे, उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था। जब तक ब्रिटिश राज नहीं आया था, ब्रिटिश रूल नहीं आया था, तब तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी, है ना। तो अब उसी इकोनॉमी के बारे में अच्छी थी, है ना, इसी वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ आए। क्यों आए वो कंसेप्ट भी क्लियर कर देते हैं आपका। इसलिए आए क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी प्राइमरली, आई एग्री विद दैट, लेकिन एग्रीकल्चर पे बेस्ड होने के बावजूद भी जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स आइटम थे वो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। क्यों? दो रीजंस की वजह से पॉपुलर हुआ करते थे। एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी जो इंडियंस प्रोवाइड करते थे। सेकंड थिंग क्या था, क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स की जो स्किल्स हुआ करती थी बहुत अच्छी होती थी, क्राफ्ट्समैन स्किल्स उसमें बहुत अच्छी कारीगरी की जाती थी उसमें, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे इस तरीके के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, आप उसमें स्टोन्स ले सकते हो, मेटल्स ले सकते हो, कॉटन या सिल्क टेक्सटाइल ले सकते हो, बहुत वैरायटी थी, या स्पाइसेस ले सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस थी, इंपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो जब ब्रिटेन को ये लगा कि उनकी डेवलपमेंट रुक सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसलिए उनको ये लगा कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने आके इंडिया की इकोनॉमी को नीचे किया। क्या किया? उनका मेन मोटिव ये था कि इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसे यूज़ करें, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सिर्फ ब्रिटेन तक पहुंचाएं ताकि ब्रिटेन इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बना सके और इंडस्ट्रियली पावरफुल हो सके, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था इंडिया आने का, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में रूल आया तो उन लोगों ने इंडियन इकोनॉमी पे कोई ध्यान नहीं दिया। इवन इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तक भी एस्टिमेट नहीं की गई थी। अब आप कहोगे ये नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या होता है? थोड़ा सा नया टॉपिक है, बहुत सिंपल चीज़ है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारी नेशनल इनकम, एक होती है हमारी पर कैपिटा इनकम। नाम से भी पता चल जाएगा वैसे तो कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में क्या डिफरेंस होता है।
national income. If I am talking about the income of our country, अपनी कंट्री की इनकम के बारे में बात करती हूँ तो मैं नेशनल इनकम के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं पर पर्सन की एवरेज इनकम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रही हूँ। और यू कैन से दैट इफ आई डिवाइड माई नेशनल इनकम by the population of my country, I will get the per capita income of my country, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स ने एस्टिमेट करना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि ये बेसिक चीज़ें थी जो किसी भी इकोनॉमी के बारे में हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसकी ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे इकोनॉमिस्ट हुए थे उस टाइम पर भी, दादा भाई नारोजी थे, आर.सी. देसाई थे, वी.के.आर.वी. राव जी भी थे जिन्होंने एस्टिमेट करने की कोशिश की। उसमें से नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को उस टाइम पर कॉलोनियल रूल में एस्टिमेट करने वाले थे वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव नाम थोड़ा सा बड़ा है, विद्याराजा कस्तूरी रंगा वरदराज राव, वी.के.आर.वी. राव, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले एस्टिमेट की थी कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ठीक है। ये बात होती है हमारी इकोनॉमी के बारे में ब्रिटिशर्स के आने से पहले और ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब मैं बात करूँगी कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए हैं, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है, तो हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि उस टाइम मेरी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, तब तक मैं ये भी नहीं बता पाऊँगी कि हम यहाँ तक कैसे आए, है ना। तो सबसे पहले तो यही पता लगाना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी उस टाइम कैसी थी, बैकवर्ड थी या डेवलपिंग थी। स्टेगनेंट थी या वाइब्रेंट थी। अब आप कहोगे एक इकोनॉमी तो समझ में नहीं आ रही, अब इकोनॉमी के इतने सारे टाइप्स खोल दिया आपने। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टेगनेंट इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी, अलग अलग टाइप्स थी। उस टाइम पे हम डिसाइड करना चाह रहे हैं बेसिकली हमारी इकोनॉमी थी कैसी। कोई मुश्किल नहीं है, सबसे पहले हम ये चारों तरीके की इकोनॉमी आपको एक्सप्लेन करेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी उस टाइम कैसी थी। अगर मैं बैकवर्ड इकोनॉमी के बारे में बात कर रही हूँ तो बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट तो पॉवर्टी हो, प्रीडोमिनेंस किस चीज़ की हो, एग्रीकल्चर की हो, मतलब मेन जो हमारा काम चलता हो वो एग्रीकल्चर से चलता हो, और एग्रीकल्चर भी कौन सा, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब आप कहोगे ये सबसिस्टेंस वर्ड का क्या मतलब है। सबसिस्टेंस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो चीज़ सिर्फ गुजारे के लिए की जाती है, मतलब एग्रीकल्चर जो हो सिर्फ गुजारे के लिए किया जाए और उससे एक्स्ट्रा ना हो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं डेवलपिंग के बारे में बात करूं तो डेवलपिंग में और बैकवर्ड में लाइफ के स्टैंडर्ड में और आपकी पॉवर्टी वगैरह के केसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट मेन डिफरेंस क्या होता है कि हम ग्रो कर रहे होते हैं धीरे धीरे, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही होती है उसके साथ इवॉल्व होने की कोशिश करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेगनेंट इकोनॉमी के बारे में, तो स्टेगनेंट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए ग्रोथ जो है स्लो चलती रहे, प्रोलॉन्ग्ड स्लो ग्रोथ, है ना। बहुत लंबे टाइम से ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही हो, पता ही ना चल रहा हो ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है, मतलब कि एक जगह पे टिक जाना, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेंट नाम से ही पता लग रहा है कि बहुत डायनेमिक चेंजेस जिसमें होते रहते हो लगातार, है ना, बहुत डायनेमिक चेंजेस होते रहते हो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती हो और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सब चीज़ें मेंटेन हैं, वो हमारी
वाइब्रेंट इकोनॉमी में आ जाती है। ठीक है, तो अब आपको ये बताया कि बैकवर्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी कैसी होती है, स्टैग्नेंट कैसी होती है और वाइब्रेंट कैसी होती है। अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कॉलोनियल रूल के बाद मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी रही होगी। मेरे हिसाब से बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट भी थी, लेकिन ये मेरा हिसाब था। अब उस टाइम पता लगाने के लिए कुछ तो किया गया होगा, बिल्कुल रास्ते होते हैं हर चीज़ को पता लगाने के लिए। अब हमारी इकोनॉमी कैसी थी उसको पता लगाने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे। क्या रास्ते थे वो भी डिस्कस करते हैं। दो रास्ते निकले मेरे पास। पहला रास्ता था, मुझे क्या करना था, क्रिटिकल जो सेक्टर्स थे उनको स्टडी करना था। ठीक है, और दूसरा रास्ता क्या था, जो मेरे क्रिटिकल इंडिकेटर्स थे चेंज के, उनके बिहेवियर को स्टडी करना था कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्टर्स कौन कौन से थे हमारे, जो मेन सेक्टर्स थे उनके बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ इंडियन इकोनॉमी के, तो 3 सेक्टर्स थे हमारे पास, आज भी हैं वही सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड। या तो मुझे ये देखना होता, ये स्टडी करना होता कि इन तीनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट कितनी है और कैसी है। ठीक है, एक तरीका मेरे पास ये था अपनी इकोनॉमी को देखने का कि मेरी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था कि जो चेंज करती हैं चीज़ें, किसी भी इकोनॉमी में चेंज लाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करूं कि वो किस तरीके से वर्किंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कौन से होते हैं इंडिकेटर्स ऑफ चेंज? सबसे पहला होता है हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक प्रोफाइल। उसके बाद होता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और फिर आता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं, चेंज के इंडिकेटर्स होते हैं, हमें इनका बिहेवियर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से आप समझते हैं कि कौन क्या क्या काम कर रहा है। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम ये समझते हैं कि हमारा सोशली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सर्विसेज कैसी बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी रेलवे की सर्विसेज हैं, वाटर सप्लाईज़ हैं, या आपकी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, ये सब हैं या नहीं है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में आता है। ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपके लिए नया वर्ड है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लिए बात करते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करना। कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हमें ये देखना है कितने लोग हैं, उनकी एज क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने मेल मेंबर्स हैं या कितने फीमेल मेंबर्स हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, ये उनका ऑक्यूपेशन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस तरीके से कमाते हैं, लेवल ऑफ इनकम कितना है, अच्छा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें पता करेंगे तभी तो हम आगे चेंजेस कैसे करने हैं, ग्रोथ कैसे होगी, इन चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। तो इसलिए इन इंडिकेटर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन इंडिकेटर्स की नॉलेज के हिसाब से और हमारे जो सेक्टर्स हैं तीनों इकोनॉमी के, उनके हिसाब से ये पता लगा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी।
ओके, तो अब एक एक करके हम सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तभी तो जान पाएंगे बेटर तरीके से। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में बात करूंगी। हम सबको पता है इंडिया जो था उसका प्राइमरली एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही बेस्ड था। आज भी आज के टाइम में इनोवेशंस बहुत हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन उस टाइम पर मेन हम लोग डिपेंड किस पे थे, अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर थे। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि उस टाइम हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंडीशन क्या थी। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स भरी हुई थी, वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात क्या थी? लो प्रोडक्टिविटी थी। अब आप कहेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है? पहली बात, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है, जब हम एग्रीकल्चर के रिलेशन में प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी का यहाँ ये मतलब होता है कि कितने लैंड के हिसाब से हमें कितना आउटपुट मिला, ठीक है, कितने लैंड के हिसाब से हमें कितना आउटपुट मिला। इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत लो थी। इसका कहने का मतलब क्या होता है? लो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपका कि इतना ज़्यादा लैंड होने के बावजूद आउटपुट बहुत लो था। जितना हमारे पास लैंड था उसके कंपैरिजन में जो आउटपुट निकल के आ रहा था वो बहुत कम था, तो प्रोडक्टिविटी हमारी लो थी। सेकंड चीज़ जो थी वो क्या था? हाई वल्नरेबिलिटी। अब ये वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है जब हमें किसी भी तरीके का कोई खतरा होता है, डेंजर होता है, तो वहाँ हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में। अब आप कहोगे यहाँ डेंजर की बात कहाँ से आई? बहुत ज़्यादा डेंजर की बात थी एग्रीकल्चर के केस में। क्या थी वो डेंजर की बात? कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो रेन पे डिपेंड था। ब्रिटिशर्स ने कभी ना तो कोई इरिगेशन फैसिलिटी को बनाने की कोशिश की, ना ही इम्प्रूवमेंट्स की कोशिश की कि किसी तरीके से जो ये रेन के ऊपर हम डिपेंड है, रेनफॉल के ऊपर, वो थोड़ा कम हो जाए। हमारी जो क्रॉप्स होती थी वो कम्प्लीटली इस बात पे डिपेंड करती थी कि रेन होगी या नहीं होगी। अगर एक साल भी रेनफॉल नहीं होती थी तो पूरा साल जो फार्मर्स की मेहनत हुआ करती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाया करती थी, नेग्लिजिबल हो जाया करती थी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा रिस्क था एग्रीकल्चर में, ठीक है। उसके अलावा क्या था? अ वेज बिटवीन owners of soil and tillers of soil। क्या होता था? प्रॉब्लम क्या थी कि ओनर्स ऑफ सॉइल और टिलर्स ऑफ सॉइल जो थे वो सेम नहीं हुआ करते थे। अब आप कहोगे ओनर में और टिलर में क्या फ़र्क है? ओनर्स ऑफ सॉइल वो हुआ करते थे जिनके नाम ज़मीन हुआ करती थी, और टिलर्स वो होते थे जो ज़मीन पे काम किया करते थे। बेसिकली यू कैन से जो लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे हमारे, वो टिलर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्या थी? जो ओनर था ना वो अपनी लैंड तो देता था और उसके बदले में रिवेन्यू भी ले लेता था जितना उसे लेना हो, लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया करता था। अब जो सॉइल के ऊपर सारा काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी उसकी मिलेगा भी उसको सबसे कम, तो और आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट वो कैसे करेगा? तो उसके लिए अपने लिए प्रॉब्लम्स हो जाती थी, उसको कर्जा लेना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी थी उस टाइम पे कि जो ओनर था लैंड का उसको सिर्फ अपना हक चाहिए था, फ़र्ज़ कोई नहीं निभाता था, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी नहीं सोचता था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। उसके बाद एक प्रॉब्लम और थी, वो थी स्मॉल
and fragmented land holdings. अब आप कहोगे फ्रेगमेंटेड वर्ड आ गया, कोई बात नहीं। फ्रेगमेंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक हिस्सा या एक टुकड़ा यहाँ है तो दूसरा टुकड़ा वहाँ होगा। क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, एक तो छोटी छोटी लैंड है, ठीक है, ऊपर से क्या है, एक टुकड़ा पूरब में एक पश्चिम में है, तो कैसे काम करेगा करने वाला, लेबर ज़्यादा लगाएगा, उसको तो दो जनों के लिए ही नहीं ढंग से मिल पा रहा है, क्योंकि ओनर जो है वो रिवेन्यू तो पूरा ले लेगा, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं जितनी ज़्यादा लेबर करूँगी मेरा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी ये भी एक, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये उसके आप फीचर्स समझ लो या उसके ड्रॉबैक समझ लो, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र करता था, ठीक है। अब फीचर्स के बारे में बात की हमने, है ना, तो कुछ फैक्टर्स और भी थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर उसमें इतनी बैकवर्डनेस और स्टेगनेंटेशन आई। उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं एक बारी, ठीक है। फैक्टर्स related to backwardness of Indian economy in agricultural sector। सबसे पहला फैक्टर क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अगर ज़्यादा क्लियरली बताएं तो ज़मींदारी सिस्टम आप सबने पढ़ रखा होगा, सबको ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पता होगा। क्या होता था, जो आपका ये ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था ना, ये तीन चीज़ों को रिलेट करता था, यू कैन से तीन लोगों को रिलेट करता था आपस में। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यू कैन से गवर्नमेंट, ज़मींदार, और यू कैन से ओनर, और हमारे लैंडलेस लेबरर्स, और यू कैन से टिलर्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ज़मींदारी सिस्टम में क्या था, ज़मींदारी सिस्टम के हिसाब से क्विक रिवीजन करते हैं एक बारी, ज़मींदारी सिस्टम पर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं उसको। ज़मींदारी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ओनर था सॉइल का, उसको ये राइट दिया था कि आप जितना मर्जी लैंड रेवेन्यू जो है आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उनको ज़मींदार को सिर्फ एक फिक्स्ड रेट जो होता था वो गवर्नमेंट को देना होता था हर बार, है ना। तो ज़मींदार तो थोड़ा बहुत जितना फिक्स है उसका वो दे देता था गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद वो जो टिलर्स होते थे ना सॉइल के, जो लेबरर्स होते थे, उनको एक्सप्लॉइट किया करता था, जितना उसका मन करता था उनसे उतना रिटर्न ले लेता था। रिटर्न किस फॉर्म में होता था, पहले ज़्यादातर रेंट किस फॉर्म में होता था कि क्रॉप का हिस्सा उसने काफ़ी सारा अपने पास रख लिया। अब उस केस में क्या होता था, ये लोग तो सब्सिस्टेंस के लिए ग्रो करते थे, है ना, तो सब्सिस्टेंस के लिए अपने घर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इनके लिए घर के लिए भी नहीं बचा और फर्दर आगे अगले साल की इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं बचा, तो इन लोगों का कर्जा बढ़ता था उससे।
प्रॉब्लम्स होती थी और ज़्यादा। ठीक है, तो एक तो ये सिस्टम बहुत अफेक्ट कर रहा था। तो उन लोगों को क्या होता था कि ज़मींदार कहीं ना कहीं जो इनको लेबरर्स को ये होता था कि हम किस तरीके से कैसे करेंगे कि हमें अपने घर का भी देखना है, मेन हिस्सा जो होता है वो ज़मींदार ले जाता है, तो मेरे पास क्या बचेगा। ठीक है, सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये कमर्शियलाइजेशन क्या होता है? हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो होता था वो सब्सिस्टेंस बेस्ड पे होता था, सब्सिस्टेंस मोटिव पे होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव पे नहीं होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स अब फोर्स कर रहे थे कि आप फार्मर्स को कि आप सब्सिस्टेंस मोटिव के लिए ग्रो ना करके क्रॉप्स कमर्शियली मार्केट के लिए ग्रो कीजिए, जिस क्रॉप की हमें मार्केट में ज़रूरत है वो। ठीक है, उन लोगों ने इस टाइप में क्या कहा, सबसे मेन उनका मोटिव था इंडिगो ग्रो कराना चाहते थे वो। फोर्सफुली उन्होंने कमर्शलाइज इसलिए किया क्योंकि उन्हें इंडिगो ग्रो करवाना था। इंडिगो जो उस टाइम पे क्रॉप हुआ करता था, इंडिगो सबसे ज़्यादा इसलिए यूज़ होता था क्योंकि उससे डाई वगैरह बनती थी, और जो कलर इंडिगो का जो इंडिया में ग्रोथ होती थी, उसकी इंडिया में जो फर्टाइल लैंड थी उस पर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी, दूसरा उसका कलर बहुत अच्छा आता था, जिसलिए लोग प्रेफर करते थे कि इंडिगो जो है वो इंडियन लैंड का उगा हुआ इंडिगो जो है वो उन्हें मिल जाए, ताकि उसके वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं वो उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो यहाँ ग्रो करवाएं और फिर उसको अपने नाम से आगे सर्कुलेट कराएं, या फिर ब्रिटेन भेजकर वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को और इम्प्रूवमेंट दिलवाएं। ठीक है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्या आती थी, एक तो इंडिगो जो होता था ना, चाहिए तो फर्टाइल लैंड, लेकिन एक लैंड पे अगर इंडिगो ग्रो कर दिया जाता था तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, और दूसरा एक लैंड पे अगर वो इंडिगो ग्रो कर रहा है तो वो अपने खाने की चीज़ें या दूसरी क्रॉप्स कहाँ ग्रो करेगा। ठीक है, अब उसको क्या था, फार्मर को सब्सिस्टेंस मोटिव तो पहले ही था। अब क्या करते थे ब्रिटिशर्स, थोड़े से मतलब उनको एडवांस में पैसे दे दिए कि तुम ये रखो और जो खर्चा होगा वो करके और इंडिगो की कल्टीवेशन करो। ठीक है, पहली बात तो वो पैसे कम, ऊपर से जो लेबर्स थे उनका खर्चा बढ़ गया, क्योंकि पहले सब्सिस्टेंस मोटिव के लिए उगाते थे फार्मर्स, है ना। अब अपने खाने का जो खर्चा है, अपने खाने का सामान भी उन्हें बाहर से खरीदना पड़ेगा, ये खर्चा भी बढ़ गया उनके ऊपर। तो उनसे क्या होता था, उनका खर्चा बढ़ गया, लैंड जो है अलग अलग लैंड पे कल्टीवेशन करनी है, रेंट बढ़ गया, है ना। ब्रिटिशर्स तो एक बार ही दे के साइड हो गए, लैंड एक बार यूज़ कर ली वो लैंड ख़राब हो जाती थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, सॉल्यूशंस थे नहीं। तो इससे क्या हो रहा था, उनका डेट जो था ना, कर्जा बढ़ता जा रहा था, और ये जो उनकी परपेचुअल इंडेप्टनेस थी ये उनको बहुत परेशान कर रही थी। अब आप कहोगे परपेचुअल डेप्टनेस क्या होती है? परपेचुअल इंडेप्टनेस का मतलब, यानी कि परपेचुअल का मतलब ये होता है कि जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगातार चढ़ता चला जाए या लगातार होती रहे चीज़, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कर्जा ख़त्म तो होता नहीं था, पिछला ख़त्म नहीं हुआ दूसरा चढ़ गया, और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पुअर होती चली जाती थी। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती थी उनके साथ। तो इसलिए क्या होता था, बहुत सारे फार्मर्स क्या करते थे, या तो सुसाइड कमिट कर लेते थे, या उनको ये होता था कि उन्होंने फार्मिंग ही छोड़ दी। अब फार्मिंग छोड़ दी तो भी क्या करेंगे, क्योंकि और कोई चीज़ तो इंडिया में है नहीं। अब सब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो मेन कोर था वो तो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हो चुका था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया करती थी। तो ये जो दो मेन फैक्टर्स थे ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, क्योंकि हमारे जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो कभी बढ़ ही नहीं पाया ब्रिटिश कंट्रोल में। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इकोनॉमी को और गिराने के लिए इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज़ बनी। ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल लैंड हमारा चला गया पाकिस्तान में, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो आई इंडिया में। तो हमारी जो इंडियन लैंड थी उसके ऊपर पॉपुलेशन का स्ट्रेस, प्रेशर
बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों का पेट भरना था, उनकी नीड सेटिस्फाई करनी थी, बट हमारे पास उतनी लैंड अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा ब्रिटिश रूल जो है हमारे लिए, कॉलोनियल रूल छोड़ के गया था हमारी इकोनॉमी को, आज जो हम खड़े हैं उस इकोनॉमी की शुरुआत वहीं से हुई है। धीरे 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 चेंजेस आए और ये इकोनॉमी हमारी इम्प्रूव होती चली गई। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगी बेटा, कि हम लोग जब इस पे लिखते हैं तो आपका फोकस जो हम समझा रहे हैं आप उस पर रखिए। लिखा हुआ देखने के लिए अपना फोकस हमारी बात से मत हटाइए, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं तो आप वीडियो को पॉज वगैरह करके भी आप ये नोट्स राइट डाउन कर सकते हो। तो फोकस जो मेन करना है आपको वो कंसेप्ट क्लियर करने पे करना है। सो प्लीज़ फोकस ऑन व्हाट वी आर सेइंग, नॉट व्हाट वी आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। ओके, सो thank you, hope you enjoy the class. We will meet up in next class.